वेलकम इन 10 मिनट बायोलॉजी। आज का टॉपिक है बेटा ह्यूमन एवोल्यूशन। आइए चलते हैं, देखते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है बेटा। जैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है वैसे हम इंसानों ने एंथ्रोपोजेनिक एक्शन द्वारा कुछ प्लांट और एनिमल बना लिए हैं और उनकी ब्रीड को इम्प्रूव कर दिया है। तो देखो लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस कैरिड बाय द मैन टू सेलेक्ट द बेटर ब्रीड ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। जैसे डॉग की बहुत सारी प्रजाति बनाई, पिजन की बनाई है बहुत सारी, हम लोग ने गोभी वगैरह बनाई है बहुत सारी, ब्रोकली वगैरह बनाई है। ठीक है। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है बेटा, जब कोई भी किसी पॉपुलेशन से निकल के किसी नई पॉपुलेशन में चला जाता है, सपोज इंडिया से चला गया अमेरिका में, तो यहाँ पर ये अमेरिकन से डिफरेंट होगा, अमेरिकन से ये बंदा डिफरेंट होगा, और ये जब यहाँ पे रहेगा तो इसकी जो जीन है वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी और इसकी फैमिली बिल्कुल अलग टाइप की होगी। ना ना ये बहुत ज़्यादा गोरे बच्चे होंगे ना बहुत ज़्यादा काले होंगे, बल्कि मिक्स ग्रुप होगा। तो यही बंदा फाउंडर होगा और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। देखो लिखा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इन द ह्यूमन पॉपुलेशन वेयर द पॉपुलेशन इन द new settlement have different gene frequency from the parent population and the original drifted population said to be founder, और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। जीन पुल क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी जीन हैं उस सबको आप जोड़ लो तो वो जीन पुल कहलाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है बेटा, ये बाई चांस होता है। जैसे मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और अगर हम लोगों में से कुछ इंसान खत्म हो जाए परमानेंटली, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। पैरास्पर्मिया क्या होती है बेटा, जैसे कि यूनिट ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, यूनिट ऑफ लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स ये कहलाता है। और इससे ये थ्योरी ये कहती है कि दूसरे ग्रहों से लाइफ आई है उल्का पिंडों के रूप में। कुछ साइंटिस्ट आज भी इस पर बिलीव करते हैं। साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है, जो हम लोगों के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन में जो चेंज आता जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे जनरेशन टू जनरेशन में जो चेंज आ रहे हैं उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनमें क्या होगा, जिनके ऑरिजिन सेम होगा। अगर ऑरिजिन सेम होगी तो बेसिक स्ट्रक्चर भी सेम होंगे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंट फंक्शन होंगे इन डिफरेंट स्पीसीज। जैसे प्लांट में एग्जांपल है थोर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। एनिमल में एग्जांपल है लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन बीइंग। एनालोगस ऑर्गन बिल्कुल उल्टा होता है बेटा, इसमें सेम बेसिक स्ट्रक्चर थे, इसमें डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएंगे। इसमें एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन सेम थी, इसमें एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन भी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन इसमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इसमें सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एनिमल में एग्जांपल है विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड, और प्लांट में एग्जांपल है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे पहले रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सैपियंस और फिर होमो सैपियंस सैपियंस बना। अब देखिए द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। कुछ थ्योरीज दी गई जैसे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ये फादर सोरेज ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग गॉड ने पूरे धरती को बनाया है और हम इंसानों को बनाया है, वो भी विद इन 6 days। तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब हमारी जो ऑरिजिन है वो डेड और डिकेइंग या सड़े हुए चीज़ों से ही अपने आप कीचड़ वगैरह में हो जाती है या स्ट्रॉ वगैरह में हो जाती है। इस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं किया। पैनस्पर्मिया थ्योरी बताया था कि दूसरे ग्रहों से जो उल्का पिंड आए हैं उसके थ्रू स्पोर के फॉर्म में लाइफ आई है। इस पर कुछ साइंटिस्ट आज बिलीव करते हैं, जैसे नासा वगैरह खुद इस पर रिसर्च कर रहा है कि क्या किसी दूसरे ग्रह पे लाइफ है कि नहीं है। सबसे मॉडर्न थ्योरी है ओपेरिन हेल्डन की थ्योरी, और ये थ्योरी ये कहती है कि जो अर्थ पर जो लाइफ लाइफ बनी थी वो अपने आप बनी थी फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, लेकिन एक बार जब लाइफ बन गई तो उसके बाद फिर लाइफ से लाइफ बनती रही। यानी कि ये थ्योरी दोनों पे बिलीव करती है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे भी बिलीव करती है और इस पर भी बिलीव करती है कि लाइफ से ही लाइफ बनी हुई है। देखो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर लगातार इन्वायरमेंट में चेंज आने लगा। पहले इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग था, अब ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ठीक है। इसको केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं। और कंडीशंस ऑन अर्थ वर हाई, टेम्परेचर था उस समय, वोल्केनिक स्टॉर्म थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था बताया, यानी ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन तो थी कंबाइंड फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में, अदर फॉर्म में, और मीथेन अमोनिया ये सब गैसेस थी और वाटर वेपर्स थे। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था इस बात को मिलर ने, स्टैनले मिलर ने प्रूफ किया था, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे 1953 में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि इन सभी चीज़ों को जैसे हाइड्रोजन, वाटर वेपर, अमोनिया और मीथेन, इनको एक फिक्स अमाउंट में ले लिया और स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर में रखा। ये देखो लिखा है मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के दिखाए, जैसे कि अमीनो एसिड वगैरह बना के दिखाया था। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट और भी लोगों ने बहुत सारे शुगर बना के दिखाई, नाइट्रोजनस बेस और पिगमेंट्स बना के दिखाए, जिससे ये पता चलता है कि इनऑर्गेनिक मैटर से लाइफ का बनना पॉसिबल है। और उनके चैम्बर का नाम था स्पार्क चैम्बर, ठीक है। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए लिए थे उन्होंने और हाई वोल्टेज स्पार्क लिया था, ठीक है, इसीलिए स्पार्क डिस्चार्ज टेम्परेचर वो चैम्बर बोलते थे।
ठीक है, और बॉइलिंग वाटर ले रहे थे ताकि सिमिलर कंडीशंस पैदा की जाए। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था और कंडेंसर लिया था ताकि जैसे रेनफॉल वगैरह हो उस तरीके का उनको महसूस हो। और जो मिक्सचर था, मिक्सचर में बताया आपको, ये सारे मिक्सचर लिए गए और बिल्कुल जैसे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में था सेम वैसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर दिखाया और लोगों का बिलीव बढ़ गया। मॉलिक कुछ एविडेंस है एवोल्यूशन के लिए, जैसे सबसे पहले मॉलिकुलर एविडेंस। बोलते हैं कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको देखते हैं कि वो हमारी से क्लोजेस्ट स्पीसीज में सिमिलर है, तो इससे पता चलता है कि इवोल्यूशन जो है हमारा किससे हुआ। जैसे हम बोलते हैं मंकी से एप बना, एप से मैन बना, तो बिल्कुल सही बात है। ये देखो चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए है 98.2% सेम है, और जो प्रोटीन साइटोक्रोम सी है वो भी बिल्कुल सेम है। इससे पता चलता है कि एप से ही हम लोगों का विकास हुआ है। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, सबका सारे वर्टिब्रेट्स का जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखोगे तो उसमें सब में कुछ ना कुछ समानता दिखाई पड़ेगी। ठीक है, भले ही हम लोग डिफरेंट है लेकिन एम्ब्रियो हम लोग का लगभग लगभग सेम दिखाई पड़ता है। द एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट डेवलप्स रो ऑफ गिल स्लिट। गिल स्लिट हम सबके एम्ब्रियो में थी, बट दीज गिल स्लिट आर फंक्शनल ओनली इन फिश। लेकिन जब एडल्ट हो गए तो सिर्फ फिश में फंक्शनल रहेगी, क्योंकि पानी में हम लोग पानी से बाहर आ गए इसलिए हम लोग में नॉन फंक्शनल हो गई। अर्नेस्ट हीकल ने बायोजेनिक लॉ दिया था। बायोजेनिक लॉ कहता है ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री ऑन्टोजेनी कहलाती है और डेवलपमेंट हिस्ट्री ये कहलाती है फाइलोजेनी। तो ये एक दूसरे को रिपीट करते हैं। वर्टिब्रेट्स हेड, बोलते हैं सभी वर्टिब्रेट्स के हेड में देखा जाए तो सब में वेस्टिजियल गिल स्लिट पाई जाती है, ठीक है, जैसे कि फिशेस में पाई जाती है। इसका मतलब कि सभी वर्टिब्रेट्स एक दूसरे से ऑरिजिनेट हुए और आजकल प्रूव भी हो गया कि फिश से एम्फीबिया बना, एम्फीबिया से रेप्टाइल बना, रेप्टाइल से एक तरफ मैमल बन गया और दूसरी तरफ एप बन गया। ठीक है, फिर देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। यदि कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, और इससे डेवलपमेंट हुआ होमोलोगस ऑर्गन का। कन्वर्जेंट बिल्कुल इसका उल्टा होता है, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे डेवलप हुआ एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। हार्ड, हार्ड का मतलब हो गया होमोलोगस ऑर्गन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और इसको एक बोल सकते हो कैन, कैन का मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस डेवलप करता है। पैरेलल इवोल्यूशन क्या होता है, जब एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में देखे जाते हैं तब इसको पैरेलल या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जा सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन मैमल और प्लेसेंटल मैमल। ठीक है, इंडस्ट्रियल मिलरिज्म आप जानते हो कि इसमें क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। देखो ये मोथ का एग्जांपल लिया था कि मोथ जो थे वो इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप हो गए थे। मिलानिन, मिलानिन पिगमेंट उस देखिए क्या हुआ, जब पोल्यूशन बढ़ा तो मिलानिन पिगमेंट डेवलप कर गया था ट्रंक के, ट्री पे, ट्री के ट्रंक पे। देखिए इसमें क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ट्रंक का कलर डार्क हो गया और जो ब्लैक कलर की मोथ थी वो हिडन हो गई। हिडन हो गई तो अब चिड़िया या बर्ड्स किसको देख पाती थी, ग्रे कलर के मोथ को या वाइट कलर के मोथ को, और इसको हंट कर लेती थी। इसकी संख्या घट गई, इसकी संख्या घट गई। ठीक है, तो देखो लिखा है, जब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी उस समय क्या हुआ था, उस समय वाइट वाले मोथ ज़्यादा थे। क्यों ज़्यादा थे डार्क की तुलना से, इसका कारण ये था क्योंकि तब ये ट्रंक का कलर लाइट था, क्योंकि इस पे लाइकेन पाए जाते थे। लाइकेन SO2 का इंडिकेटर होते हैं, पोल्यूशन नहीं था तो लाइकेन ज़्यादा थे। लाइकेन ज़्यादा थे तो अब इनको बर्ड आसानी से देख पाती थी, ये हिडन हो जाते थे, इनका कॉमोफ्लेज हो जाता था, बर्ड इनको हंट कर देती थी, इनकी संख्या बढ़ जाती थी। ठीक है, जब इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई थी 1920 में तो मोर डार्क विंग वाली बन गई थी सेम एरिया में। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द ट्री गॉट कवर्ड बाय स्मोक, उसके ऊपर धुआं धक्कड़ इकट्ठा हो गया। वाइट वाली जो थी वो बर्ड उनको हंट कर देती थी, डार्क वाले छुप जाते थे, सर्वाइव कर जाते थे। इसका मतलब इंडस्ट्रियल मिलानिस सपोर्ट द इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी इंडस्ट्रियल मिलानिस नेचुरल सिलेक्शन को दर्शाता है। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, वही जो एडेप्टिव डाइवर्जेंस को ही एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर चीज़ें एक पॉइंट से स्टार्ट हो और डिफरेंट दिशाओं में चली जाए तो उसको एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड, और उसके अलावा मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बार पूछा गया है। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट में फिर सबसे पहले यूनिसेलर बने, फिर मल्टीसेलर, फिर एल्गी, फिर राइनिया लाइक, फिर साइकेडेल्स बने, फिर नीटेल्स बने, फिर डाइकॉट बना, फिर मोनोकॉट बना। हार्डी विनबर्ग रूल ये कहता है कि यदि किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पर अगर हम उसकी जीन फ्रिक्वेंसी को रिसेसिव वाली को पी, डोमिनेंट वाली को पी मान लें, रिसेसिव वाली को क्यू मान लें, तो इनकी जीन फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, यानी पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। लेकिन चूंकि एक इंडिविजुअल में दो एलील होते हैं इसलिए हम क्या करेंगे, इसका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, 1 का होल स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फैक्टोरियल कर दीजिए तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। जहाँ पर पी फ्रिक्वेंसी है मैंने बता दिया था डोमिनेंट एलील की, और क्यू है रिसेसिव एलील की, और बताया गया कि
हार्डी विनबर्ग को 4-5 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसके लिए फार्मूला है मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई। ये 5 फैक्टर काम नहीं करने चाहिए। देखो, माइग्रेशन, म्यूटेशन, ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और रिकॉम्बिनेशन। ये देखो, माइग्रेशन, ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये 5 में से एक भी फैक्टर काम करेगा, ये नियम लागू नहीं होगा। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में MYA का मतलब मिलियन ईयर एगो। देखो, लगभग 2000 मिलियन ईयर एगो पहले पहला सेलुलर फॉर्म बना था। 500 इन्वर्टिब्रेट्स बने थे। 350 पे जॉलेस फिश बनी थी, ठीक है। और उसका जो वो था जबड़ा, वो स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन, वो जबड़ा भी स्ट्रॉन्ग था और उसके फिन्स भी स्ट्रॉन्ग थे। और ये ज़मीन पर आ सकते थे, ये ज़मीन पर आ सकते थे, मतलब ये डेवलपमेंट इनका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था। 320 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ था, सी वीड और फ्यू प्लांट बन गए थे। 1938 में एक फ़िश पकड़ी गई थी साउथ अफ्रीका में, नाम था सीलाकेंथ। और ये फ़िश आजकल विलुप्त हो चुकी है और इसी से पहला एम्फीबियंस की ऑरिजिन मानी गई। और ये सिंगल लोब फिन फिश थी, फर्स्ट एम्फीबियन इसी से डेवलप हुआ। 200 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ था, लैंड रेप्टाइल जो थे वो पानी में वापस आने लगे थे फिश की तरह, ठीक है, जैसे इक्थियोसॉरस। लैंड रेप्टाइल जो थे, जैसे कि कुछ डायनासोर्स थे, उसमें से कुछ बड़े थे जैसे टायरेनोसॉरस रैक्स। इनकी हाइट 20 फीट तक थी और इनका जो दांत था वो बहुत ही नुकीला और डैगर शेप था। फर्स्ट मैमल था श्रीव, ठीक है, जो कि छोटा था और विवीपैरस था और इंटेलिजेंट होते हैं मैमल, और वो खतरे को भांप लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैन में सबसे पहले 15 मिलियन ईयर एगो पहले एक प्राइमेट बना, ड्रायोपिथेकस और रायमोपिथेकस, ठीक है। ड्रायोपिथेकस जो था ये ज़्यादातर एप की तरह था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाया जाता था। ये थोड़ा सा झुक के चलता था, ठीक है। हैंड और स्कल मंकी की तरह थे। रामापिथेकस मैन की तरह था, ठीक है, स्ट्रेट चलता था लेग द्वारा, एंड नॉट टॉल देन 4 फीट, 4 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट नहीं थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर एगो पहले बना था, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में बना था, एनसीईआरटी की लाइन है। हंटेड करता था विद द स्टोन और फ्रूट खाता था, टीथ इसके लार्जर थे। होमो हैबिलिस भी 2 मिलियन ईयर एगो पहले बना था। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी दी हुई है। ये मीट वगैरह नहीं खाते थे, डेंटिसन हमारे जैसा था, ठीक है। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले बना था। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 900 थी। ये मीट खाते थे और ये सीधे इरेक्ट होते थे, इसीलिए ये सीधे इरेक्ट होकर चलते थे, इसीलिए इसको होमो इरेक्टस बोलेंगे। ये फर्स्ट इरेक्ट मैन है। होमो सैपियंस जो था आज से 75,000 साल से पहले पहले बना और 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया अफ्रीका में, ठीक है। और ये डिफरेंट पार्ट्स में चल के जाने लगा। नियंडरथल मैन आज से करीब 1 लाख साल पहले बने थे और 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। और इनका ब्रेन कैपेसिटी लगभग 1400 सीसी था। इसका फोरहेड ब्रॉड था, केव में रहते थे, हाइड वगैरह यूज़ करते थे। क्रो मैग्नन मैन बेटा एक और होता है, क्रो मैग्नन मैन केव पेंटिंग किया करते थे। और ये उसके बाद हम लोग बने, हम लोग है होमो सैपियंस। सैपियंस आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर हम लोगों ने ही स्टार्ट किया, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको लगभग करा दिया लगभग 10 मिनट में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फिर मिलते हैं।